कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कोरियोलिस फोर्स और देखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है या मेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों पर आज इस बाइट सेशन में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं उमाशंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं मिश्रा सर का चैनल। क्लियर है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं कोरियोलिस फोर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में शो हो रहा है कोरियोलिस फोर्स। क्लियर है, किसे कहते हैं, क्या ये मेंस में पूछेगा तो 3 नंबर में हम कैसे आंसर लिखेंगे और अगर ये 5 नंबर में पूछ लेगा तो हम कैसे आंसर लिखेंगे। सभी बातों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोरियोलिस फोर्स अगर 5 नंबर में अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि कोरियोलिस फोर्स किसे कहते हैं या इसके कार्य बताइए या इसके महत्व के बारे में चर्चा कीजिए, तो किस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाइए और अपने साथ ध्यान रखिएगा कि जब आप वीडियोस देख रहे हैं या जब आप बाइट सेशन को देख रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास भी कॉपी और पेन होना चाहिए जिससे आप लगातार नोट्स बनाते चले। क्लियर है, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमसे पूछा जाएगा कि कोरियोलिस फोर्स किसे कहते हैं या क्या कार्य करते हैं, इस फोर्स के द्वारा अप्लाई क्या किस वजह से होता है, तो हम ध्यान रखिएगा कि हम इस बल को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है हम देखेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि इस अर्थ पर कोरियोलिस फोर्स अप्लाई होता है। क्या रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजन जो है मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कोरियोलिस बल का लगने का। क्लियर है, दूसरा हम इसे डिवाइड करने वाले हैं कि आखिर इसका कार्य क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं। क्लियर है, कौन कौन से कार्य करते हैं या इस बल की वजह से क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तीसरा हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में ये प्रभावित होते हैं, सर्वाधिक कोरियोलिस बल कहां पर लगता है, सबसे कम कोरियोलिस बल कहां पर लगता है, और अंत में देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या क्या देखने को मिलते हैं कि वेदर में क्या चेंजेस आता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आता है, किस किस प्रकार के डिजास्टर इसकी वजह से आ जाते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपके पास भी कॉपी और पेन होगा जिससे आपका नोट्स प्रिपेयर होता चले। क्लियर है, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है हम बात करेंगे कि इसका रीजन, कोरियोलिस फोर्स के लगने का रीजन क्या है। ठीक है, तो सबसे ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये फोर्स हमारे अर्थ पर अप्लाई होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही ये फोर्स जो है आपके जो है अर्थ पर अप्लाई होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से मैं समझा रहा हूं कि किस प्रकार से ये फोर्स घूर्णन गति की वजह से यहां पर आपके सामने लगता है। तो ये देखिए आपके सामने एक वीडियो जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस अर्थ पर ये जो मेरा आप कर्सर पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अर्थ है इसकी भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें, ठीक है, इक्वेटर की बात करें, तो यहां पर इक्वेटर पर डायमीटर सर्वाधिक होता है। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। ये हमारा जो अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, अगर हम पोल की बात करें, ठीक है, पोल की बात करें तो पोल, ध्यान रखिएगा, पोल पर क्या होता है कि डायमीटर कम होता है। इसका मतलब है इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा की ओर आएंगे वैसे वैसे चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। क्लियर है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां पर चौड़ाई अधिक होगी, क्लियर है, जहां पर पृथ्वी की चौड़ाई या हम कहें व्यास अधिक होगा, वहां पर अर्थ का रोटेशन की जो गति है वो क्या होगी, चेंज होगी। और जहां पर डायमीटर कम होगा, जहां पर पृथ्वी का व्यास कम होगा, वहां पर पृथ्वी के रोटेशन की गति क्या होगी, अलग होगी। रीजन क्या है, क्योंकि एक जगह का व्यास अधिक है और एक जगह पर पोल पर व्यास कम होता है। तो घूर्णन गति के कारण ही, ध्यान रखिएगा, घूर्णन गति के कारण ही इसमें जो है पृथ्वी पर ये बल अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि ये घूर्णन गति के कारण तो अप्लाई होता है लेकिन इसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्य के अंतर्गत हम बताने वाले हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स जो है उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें
उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये फोर्स क्या करता है कि हवाओं को क्या कर देता है कि अपनी दिशा से दाईं ओर मोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, राइट साइड में मोड़ देता है, ठीक है, दाईं ओर में मोड़ देता है। याद रखने वाली बात यह है कि दाईं ओर का मतलब क्या है, इसे भी समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ता है, और दूसरी बात हम बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अभी मैं समझाने वाला हूं कि आखिर दाईं और बाईं ओर मुड़ने का रीजन क्या है और किस प्रकार से हवाओं को ये मोड़ता है, ठीक है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को अपनी दिशा से बाईं ओर मोड़ता है, ठीक है, बाईं ओर मोड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में किधर की ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर की ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके सामने जो न्यू स्लाइड दिखाई दे रहा है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हवाएं जो हैं वो मुड़ रही हैं। ये आप अर्थ देख सकते हैं, और ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये है आपका भूमध्य रेखा, ठीक है, ये है विषुवत रेखा, ठीक है, जहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, तो हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से लो प्रेशर डेवलप रहता है। वहीं अगर हम बात करें 30 अंश अक्षांशीय रेखा पर, वहीं हम बात करें 30 नॉर्थ और नीचे की ओर अगर हम जाएं और हम बात करें 30 साउथ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 30 नॉर्थ और 30 साउथ पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है, बहुत आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है। क्लियर है, कौन सा प्रेशर डेवलप होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है। और हाई प्रेशर डेवलप होने के कारण ही यहाँ पर अगर हम देखें तो हवाएं जो हैं हमेशा हाई प्रेशर से किधर की ओर जाती हैं, लो प्रेशर की ओर जाती हैं। क्लियर, हाई प्रेशर से कहाँ जाती हैं, लो प्रेशर की ओर जाते हैं। ये जो है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है, पिछला जो फर्स्ट क्लास मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि क्या रीज़न है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। तो जो बच्चे लास्ट लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाकर के लास्ट लेक्चर को ज़रूर देखें, जिससे उनको ये बात समझ में आएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं क्यों चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हवाएं हाई प्रेशर से निकलती हैं, ठीक है, ये हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से जब हवाएं निकलती हैं तो लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश करती हैं, चूंकि आप जानते हैं कि विषुवत रेखा से ऊपर कहाँ तक, 90 नॉर्थ तक, मतलब ध्रुवों की बात कर रहे हैं, ये पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। इसे ही हम कहते हैं कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये तो सब जानते होंगे। ठीक है, और अगर हम विषुवत रेखा से नीचे की ओर अगर हम बात करें तो कौन सा गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर है, तो हमने पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर की ओर मुड़ती हैं, तो हमने पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो हैं अपने दिशा से दाईं ओर मुड़ती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे दाईं ओर मुड़ती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं, आप इन क्षेत्रों में, यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इन क्षेत्रों में खड़े हैं। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट जोन पर आप खड़े हैं, आपको जाना कहाँ पर है, लो प्रेशर बेल्ट की ओर जाना है। किधर की ओर जाना है, लो प्रेशर बेल्ट की ओर जाना है। तो ध्यान रखिएगा हवाएं क्या होती हैं कि अपने साथ ये हाई प्रेशर से निकलती हैं, इस हाई प्रेशर से निकलती हैं और इनको जाना कहां पर है, लो प्रेशर की ओर। तो ये हवाएं सीधी भी तो जा सकती हैं ना, लेकिन सीधी ना जा करके ये हवाएं जो हैं अपने दिशा से किधर की ओर मुड़ जाती हैं, दाहिनी दिशा में मुड़ जाती हैं, अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हवाएं सीधे जा सकती थीं, लेकिन सीधे ना जा करके कोरियोलिस बल को फॉलो करती हैं और अपने दिशा से किधर की ओर मुड़ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। तो हवाएं सीधे ना जा करके ये हवाएं अपनी दिशा से राइट साइड, दाहिने
और मुड़ जाती हैं। क्लियर है? ये दाहिनी और मुड़ने का कारण क्या है? तो वही रीजन है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। और अगर हम दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में किधर की ओर मुड़ती हैं? बाईं ओर मुड़ती हैं। ठीक है, बाईं ओर मुड़ती हैं। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं जिससे आपको समझ में आए कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये हाई प्रेशर है। ठीक है, ये हाई प्रेशर है। अब यहां पर आप इमेजिन कीजिए कि आप हाई प्रेशर पर खड़े हैं। ठीक है, आप हाई प्रेशर पर खड़े हैं। हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर सीधी जा सकती हैं, सीधी जा सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सीधी जाती नहीं है। ठीक है, ये सीधी ना जाकर के अपनी दिशा से किधर की ओर मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है। सीधी ना जाकर के ये हवाएं अपने दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बाईं ओर, यहाँ पर फिर से मैं बना रहा हूँ नीचे की ओर। ये देखिए 30 साउथ की ओर हम बात करें, 30 साउथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 30 साउथ पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है? हाई प्रेशर डेवलप रहता है। और विषुवत रेखा 0 की अगर हम बात करें यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप रहता है। ठीक है, इसका मतलब है ये दक्षिणी गोलार्ध 30 साउथ की बात हो रही है, 30 साउथ की बात हो रही है। तो ये हवाएं सीधे जा सकती हैं, लेकिन सीधे ना जा करके ये किधर की ओर मुड़ जाती हैं? बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ध्यान रखिए, सीधे ना जा करके हवाएं किधर की ओर मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है। ये जो है ये रीजन क्या है इसके दाईं और बाईं ओर मुड़ने का? ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको बताना होगा कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो हैं दाईं ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं बाईं ओर मुड़ती है। इसका कारण क्या है? तो हमने अभी बताया आपको कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, देखिए एक बार आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ही प्रश्न पूछ दिया कि निम्नलिखित में से क्या कारण है, कौन सा कारण है कि कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी पर लगता है? तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि घूर्णन गति के साथ साथ क्या परिक्रमा भी है? तो ध्यान रखिएगा परिक्रमा गति इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो घूर्णन गति के कारण ही ये कोरियोलिस फोर्स लगता है। ठीक है, दूसरी बात कार्य भी हमने बता दिया कि ये हवाओं के दिशा को मोड़ देता है। ठीक है, ये फोर्स का कार्य क्या है कि हवाओं की दिशा को ही वो मोड़ देता है। इसलिए इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? डिफ्लेक्शन फोर्स। मतलब इसी का नाम हम कह देते हैं, ध्यान से देखिएगा, विक्षेपित बल। कौन सा बल कह देते हैं? विक्षेपित बल कह देते हैं। ठीक है, विक्षेपित बल बोलने का कारण क्या है? क्योंकि ये हवाओं के दिशा को क्या कर देता है? दिशा को मोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, क्या कर देता है? मोड़ देता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो या असत्य है, इसमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि कोरियोलिस बल हवाओं के दिशा को मोड़ देता है, ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा? तो 100% ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट अगर पूछेगा कि कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाओं की दिशाएं बदल जाती हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो 100% ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये हवाओं की दिशा को बदलता नहीं है। ठीक है, ये हवाओं की दिशा को बदलता नहीं है। ये हवाओं के जिस दिशा में हवाएं जा रही हैं, जैसे ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, जिस दिशा में हवाएं जा रही हैं उसी दिशा में ये क्या कर देता है? हवाओं को बैंड कर देता है। ठीक है, बैंड कर देता है। पहले अगर हम बात करें, पहले ये अगर 45 डिग्री एंगल से हवाएं चल रही थी तो ये हवाएं विक्षेपित बल की वजह से बैंड हो गई, झुक गई, और ये हवाएं अब जो है 30 डिग्री एंगल बना करके चल रही है। हाई प्रेशर से किधर की ओर जा रही है? लो प्रेशर की ओर जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये हवाओं की दिशा को बदलता नहीं है, ये हवाओं की दिशा में ही क्या कर देता है? झुका देता है, बैंड कर देता है हवाओं को। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके कार्य क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए
इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं प्रभावित क्षेत्र। ये कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, इसका फोर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2v साइन थीटा, ठीक है, 2v साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2v साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर v का मतलब क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ साइन थीटा, ये थीटा बताएगा, ये एंगल बताने वाला है कि कौन से एंगल में ये फोर्स सर्वाधिक लगता है और कौन से एंगल में ये फोर्स सबसे कम लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है 4 एंगल हैं। सबसे पहला एंगल कौन सा है, तो हम बात करेंगे कि सबसे पहला एंगल जो है भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो हम देखते हैं कि क्या भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस फोर्स लगता है, और अगर लगता है तो कितने मात्रा में लगता है। तो इसी फॉर्मूला में हमें थीटा की जगह पर क्या यूज करना है, हमें थीटा की जगह पर 0, मतलब भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं तो 0 यूज करना है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। अगर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस फोर्स का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स वर्क नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपको आपके आंसर राइटिंग में इसी प्रकार से बताना होगा। दूसरा हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या है, तो दूसरा हमारे पास थीटा का वैल्यू जो है हम मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या मान लिया हमने, 30 डिग्री, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है ये, तो हम कह सकते हैं ये लगभग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात हो रही है, उष्ण ट्रॉपिकल जोन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें थीटा के जगह पर अगर हम 30 पुट करेंगे तो 2v तो एज यूजुअल रहेगा, और साइन थीटा के जगह पर हमें क्या वैल्यू पुट करना है, 30 पुट करना है। क्लियर है, 30 पुट करेंगे तो 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, क्या हो जाता है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। बहुत ध्यान से देखिएगा, 0.5 इसका वैल्यू आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास जो है 0.5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। यहां पर देखिए भूमध्य रेखा पर वैल्यू कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो 2v है उसको हम कांस्टेंट मान करके चलते हैं, तो हम उसे जो है कांस्टेंट के रूप में ही यहाँ पर, नियतांक के रूप में ही यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो अगर 2v कांस्टेंट हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स का जो वैल्यू है 30 डिग्री पर वो है 0.5। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि क्या 30 डिग्री पर कोरियोलिस फोर्स अप्लाई होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन उसकी मात्रा क्या है, कम है। क्या है, उसकी मात्रा कम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर हमने दो जगहों पर देख लिया, एक तो विषुवत रेखा पर देख लिया और दूसरा हमने देख लिया फर्स्ट आपको विषुवत रेखा पर आपने देख लिया और दूसरा आपने देख लिया 30 डिग्री पर आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और भी जो है एंगल्स हैं जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे रफ कर देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम रफ कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान रखिएगा, इसे हमें बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये प्रश्न जो है कॉन्सेप्चुअल है। कई बच्चे यहाँ पर जो है डाउट में रहते हैं कि आखिर ये बल क्यों लगता है, क्या कारण है, इसका प्रभाव क्या है, तो और कैसे हम इसका आंसर राइटिंग करें। सबसे महत्वपूर्ण बातें तो यही हैं, ठीक है। तो आपको एज इट इज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे इसका आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार से हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। ये थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट हमने देख लिया विषुवत रेखा पर, सेकंड हमने देख लिया 30 डिग्री पर, और थर्ड हम देख रहे हैं
60 डिग्री पर, ठीक है। कौन से डिग्री पर हम देख रहे हैं? तो 60 डिग्री पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, थीटा का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं कितना? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू देख लेते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स 60 का मतलब है कि 2v तो कांस्टेंट होता है और थीटा के जगह पर आपको क्या पुटअप करना है? 60 डिग्री पुटअप करना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? 2v साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है? साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2, √3/2, ठीक है। और √3/2 को अगर आप जो है और ज़्यादा इजी कर लेंगे, अगर आप पॉइंट में वैल्यू लेके आएंगे तो लगभग उसका वैल्यू 0.78 होता है। क्या हो जाता है? 0.78। तो ध्यान रखिएगा 60 पर वैल्यू कितना आ रहा है? तो 60 पर वैल्यू आ रहा है 0.78। कितना आ रहा है? 0.78, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि भूमध्य रेखा पर वैल्यू कितना था? 0, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स का 30 डिग्री पर वैल्यू कितना था? 0.5 और 60 डिग्री पर वैल्यू क्या है? 0.78। तो हमारे पास एक जो है यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है भूमध्य रेखा पर तो नहीं लग रहा है, भूमध्य रेखा पर नहीं लग रहा है। और अगर हम 30 डिग्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कोरियोलिस बल में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, मतलब 0.5। और कोरियोलिस फोर्स जो है 60 डिग्री पर कितना लग रहा है? 0.78। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर तो जो है 30 डिग्री से भी अधिक मात्रा में कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। कहाँ पर लग रहा है? 60 डिग्री पर। और चौथा देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं हम यहाँ पर, चौथा देख लेते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। फोर्थ हम देख लेते हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू क्या रहे? 90, मतलब ध्रुवों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्रुवों की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हमें वैल्यू जो है क्या मिल रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर 2v और साइन 90, ध्यान रखिएगा साइन 90 की बात करेंगे, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1, ठीक है। तो 2v तो कांस्टेंट है और इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1, है ना। इसका मतलब क्या है कि आज आपका जो कोरियोलिस फोर्स है, आपका जो कोरियोलिस फोर्स है उसका पोल पर वैल्यू कितना आ जाता है? 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब फिर से अगर हम जो है सभी चीज़ों को देखें, सभी जगहों पर देखें तो आप देख सकते हैं कि ध्रुवों पर कोरियोलिस फोर्स का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। आप देख सकते हैं विषुवत रेखा पर नहीं लग रहा है, 0 आ रहा है। 30 डिग्री पर 0.5 आ रहा है और 60 डिग्री पर कितना आ रहा है? 0.78, मतलब 30 डिग्री से अधिक। और सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है? ध्रुवों पर है। इसका मतलब है कि अगर आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियोलिस बल के मान में वृद्धि होती है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि आप यहां से बता सकते हैं कि हाँ विषुवत रेखा पर वैल्यू 0 है, इसका मतलब कोरियोलिस बल कार्य नहीं कर रहा है। और जैसे जैसे 30, 60 और 90 की ओर जा रहे हैं तो कोरियोलिस बल के वैल्यूज में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि इसका मान अधिक हो रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम बात करें कि कोरियोलिस बल का सर्वाधिक मान तो ध्रुवों पर आता है, ध्रुवों पर है ना। हमने देखा कि कोरियोलिस बल का सर्वाधिक मान कहां पर है? पोल पर है। इसका मतलब है कि ध्रुवों पर चलने वाली हवाएं, ध्रुवों पर चलने वाली हवाएं सर्वाधिक क्या होनी चाहिए? विक्षेपित होनी चाहिए, है ना। सर्वाधिक क्या होनी चाहिए? विक्षेपित होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपने सभी देखा है कि हमने बताया कि आखिर कोरियोलिस बल का कार्य क्या है? हवाओं को मोड़ना, हवाओं को विक्षेपित कर देना, ठीक है। कोरियोलिस बल का कार्य क्या है? हवाओं को विक्षेपित कर देना। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा
कि कोरियोलिस बल का सर्वाधिक मान कहां पर है, ध्रुवों पर है। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक विक्षेपण होना चाहिए ना, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक विक्षेपण ध्रुवों पर नहीं होता है, और ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू जैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझते चले जाएंगे तो आपका टॉपिक इससे बहुत ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स बड़े बड़े टॉपिक्स में भी आपके बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रश्न है कि कोरियोलिस बल का सर्वाधिक मान तो ध्रुवों पर है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक जो है डिफ्लेक्शन, हवाओं में डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता, हवाएं विक्षेपित नहीं होती है। रीजन क्या है, तो यहाँ पर आपको रीजन के रूप में बताना पड़ेगा कि ध्रुवों पर, देखिए मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ जिससे आप नोट्स भी बनाते चले। ध्रुवों पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्लियर है, एग्री हैं आप सभी। ध्रुवों पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए होता क्या है कि यहाँ पर जो चलने वाली विंड्स होती हैं, यहाँ पर जो चलने वाली पवन होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती हैं। और ठंडी हवाएं जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, भारी होती हैं, क्लियर है। और भारी होने के कारण ही ये हवाएं जो हैं धरातल पर मतलब सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर, धरातल पर दबने लगती हैं या बैठने लगती हैं, ठीक है, धरातल पर दबने लगती हैं, ठीक है। मतलब हवाएं चल रही हैं लेकिन धरातल पर भारी होने की वजह से धरातल पर दब जाती हैं या धरातल पर बैठने लगती हैं। यही रीजन है कि ध्रुवों पर जो है हवाएं धरातल पर बैठने लगती हैं, धरातल पर दबने लगती है। इस वजह से जो भारी होने की वजह से हवाएं जो है भारी हो जाती हैं, और भारी होने की वजह से हवाएं जो हैं मुड़ नहीं पाती हैं, मतलब अपने जगह पर ही वो सीधी चल जाती हैं और मुड़ नहीं पाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि हवाएं जो हैं ध्रुवों पर हवाएं सर्वाधिक विक्षेपित नहीं होती हैं। उसका कारण आपको बताना पड़ेगा कि ध्रुवों पर हवाएं ठंडी होकर के भारी हो जाती है, और भारी होने के कारण हवाओं में विक्षेपण नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये हवाएं धरातल पर बैठने लगती है। तो जब ध्रुवों पर हवाएं विक्षेपित नहीं हो रही हैं तो प्रश्न है कि हवाएं कहाँ पर विक्षेपित हो रही हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि वैल्यू तो सर्वाधिक है लेकिन हवाएं विक्षेपित नहीं हो रही हैं, हवाएं विक्षेपित नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक अगर ध्रुवों की बात हम ना करें, ध्रुवों की बात अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 3 जगह पर कंपेयर कीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो कहाँ पर वैल्यू सर्वाधिक है, तो आप देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कहाँ पर सर्वाधिक है, तो 60 डिग्री पर सर्वाधिक है। इसका मतलब है सर्वाधिक विक्षेपण कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक विक्षेपण जो है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक विक्षेपण कहाँ पर देखने को मिलता है, तो 60 डिग्री पर सर्वाधिक विक्षेपण देखने को मिलता है। इसका मतलब है हवाएं सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हवाएं सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि हवाएं सर्वाधिक विक्षेपित कहाँ पर हो रही हैं, हवाएं सर्वाधिक विक्षेपित कहाँ पर होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हवाएं सर्वाधिक विक्षेपित कहाँ पर होती हैं, 60 डिग्री पर, क्लियर है। तो आई थिंक आपने प्रभावित क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से डीप में समझ लिया। इसमें 2 कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियोलिस बल के मान में वृद्धि होती है, और सर्वाधिक कोरियोलिस फोर्स का एप्लीकेशन या अप्लाई कहाँ पर होता है, तो 60 डिग्री पर, ठीक है। 2 बातें महत्वपूर्ण है। अब देखिए अंतिम में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ जिससे हम क्या कर सकें, प्रभाव के बारे में भी चर्चा कर सके, ठीक है। देखिए मैं लिखते जा रहा हूँ और इसे मिटाते जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रभाव के बारे में आपको लिखते हैं, ठीक है। देखिए प्रभाव जो है सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रभाव के बारे में आपको जो है सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि इसकी वजह से
मौसम में परिवर्तन होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये लिखना पड़ेगा, मौसम परिवर्तित होने का जो प्रमुख कारण है वो ये है। अब आपको यहाँ पर जानकारी मैं दे दूं कि भारत में जो दोनों ही ऋतुओं में वर्षा होती है, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा या शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, दोनों ही वर्षा जो है, ध्यान रखिएगा, एक वर्षा दक्षिण ध्यान रखिएगा कौन से हवाओं के कारण होता है, तो हम देखें कि दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण होता है, और दूसरी वर्षा जो है पछुआ पवन के कारण होता है। ये दोनों ही वर्षा होने का जो मुख्य कारण है वो है कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स अप्लाई नहीं होता तो भारत में मौसम या ऋतुओं में परिवर्तन या वर्षा की प्रक्रिया नहीं होती। तो सबसे पहला प्रभाव आप लिखेंगे मौसम में परिवर्तन। केवल मौसम में ही नहीं, एटमॉस्फेयर में भी परिवर्तन करता है, एटमॉस्फेयर में भी परिवर्तन करता है, वायुमंडल में भी परिवर्तन का प्रमुख कारण है, प्रमुख कारक है आपका कोरियोलिस बल। ठीक है, इसके साथ साथ इसका प्रभाव चक्रवात में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चक्रवात, इसी वजह से जो चक्रवात है, अगर आप पढ़ेंगे चक्रवात, अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो आपने सुना होगा हरिकेन और टाइफून। ठीक है, तो हरिकेन और टाइफून में अंतर आप जानते होंगे उसके प्रभाव के कारण, लेकिन उसका जो प्रभाव का मुख्य कारण है वो है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, यही रीजन है कि महासागर से जो चक्रवात है वो अपने दिशा से घूमते हुए महादेश या हम कहें तो उत्तर अमेरिका पर प्रभावित होता है। तो चक्रवात में भी इसका प्रभाव देखते हैं, इसका प्रभाव प्रति चक्रवात में भी देखने को मिलता है, इसका प्रभाव जो है प्रति चक्रवात में भी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रभाव में हम 4 पॉइंट लिखेंगे, मौसम एवं वायुमंडल में परिवर्तन, चक्रवात में परिवर्तन, और प्रति परिवर्तन नहीं, चक्रवात में भी इसका प्रभाव होता है, प्रति चक्रवात में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने कारण भी देखा, कार्य के बारे में भी देखा, प्रभावित क्षेत्र के बारे में भी देखा, और अंतिम में प्रभाव भी हम देख रहे हैं। ठीक है, ये तो 5 नंबर के लायक अगर प्रश्न पूछेगा तो इतनी सारी बातें आपको सीखनी है और लिखनी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 3 मार्कर क्वेश्चन है तो हम कैसे आंसर लिखें। ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन है तो कैसे आंसर लिखें, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पवने अपने मूल दिशा में, हमने पहले ही पढ़ा है कि दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, तो मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। एकदम 3 नंबर 10 शब्दों में आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जी कोरियोलिस। ध्यान रखिएगा क्या नाम था उनका, जी कोरियोलिस। इन्होंने ही सबसे पहले इस बल के बारे में बताया है। कौन से ईयर में बताया है, तो 1835 में, मतलब 1835 में बताया है। तो इतनी सारी बातों को आप किसमें लिखेंगे, 3 मार्कर्स में लिखेंगे। क्लियर है। इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं फेरल्स नियम, क्योंकि फेरल्स नियम का जो मुख्य आधार है वो है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस बल है ना, तो कोरियोलिस फोर्स को ही आधार मान करके फेरल्स ने इस नियम को जो है प्रतिपादित किया है। लेकिन आज का लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम केवल और केवल कोरियोलिस फोर्स के बारे में ही आज हमने पढ़ा है। आई होप कि आप जो बच्चे ने अभी तक कंप्लीट वीडियो देखा होगा वो धीरे धीरे बहुत अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और वो 3 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर में अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपके पवन के और भी कई सारे टॉपिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।